नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा आपका ये संबंध और भी प्रगाढ़ हो और भी मजबूत हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक करें। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। सोनिया ने कहा, मजदूरों का किराया कांग्रेस देगी, सरकार की फजीहत। शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग को ठेंगा। वापस जाने की मांग को लेकर सूरत में फिर पुलिस से भिड़े मजदूर। यूएई में इस्लामोफोबिक पोस्ट पर 3 भारतीयों की नौकरी गई। प्रवासी मजदूरों के पलायन से इंडस्ट्री और किसान पसोपेश में। और आइए अब शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम, उनको विस्तार से जानने का सिलसिला। तो सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों का उनके राज्यों में जाने का ट्रेन खर्च कांग्रेस उठाएगी। सोनिया ने घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों से सरकार द्वारा वसूले जाने को लेकर सरकार पर हमला किया है। उन्होंने पूछा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी कब समझेगी। राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ रेलवे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से टिकट का भाड़ा वसूल रही है, वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है। ज़रा ये गुत्थी सुलझाइए। इसके अलावा बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी मजदूरों से रेल किराया वसूले जाने को लेकर मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि भारत सरकार की एक कैसी संवेदनहीनता है कि भूखे प्यासे प्रवासी मजदूरों से किराया वसूल रही है। जो भारतीय विदेशों में फंसे थे उन्हें फ्लाइट से मुफ्त में वापस लाया गया। अगर रेलवे अपने फैसले से नहीं हटती है तो पीएम केयर्स के पैसे का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा इसके लिए। तो एक पूरा विवाद खड़ा हो गया है और हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से जब से ये प्रवासी मजदूरों की वापसी शुरू हुई है, ये मुद्दा गरमा रहा था। सारे मजदूर बोल रहे थे कि उनसे किराया वसूले जा रहे हैं। उन्होंने अपनी किराए की पर्चियां दिखाई थी, लेकिन कहीं से कुछ कहा नहीं जा रहा था। आज जब सोनिया गांधी ने एक बयान दे दिया, एक घोषणा कर दी, और ये समझिए कि धोबी पाट दांव था। उन्होंने कहा कि ये किराया अब कांग्रेस पार्टी देगी, और इसके बाद पूरा राजनीतिक हंगामा मच गया। तेजस्वी यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं बिहार में, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 50 ट्रेन का खर्चा उठाएगी। इसके बाद पिछले कई दिनों से चुप्पी साधे नीतीश कुमार का भी मुंह खुल गया। उन्होंने भी कहा कि बिहार आने वाले मजदूरों का यात्री खर्च जो है, किराया जो है, वो सरकार देगी। इसके अलावा उन्होंने 1000 रुपये और ऊपर से देने की बात कर डाली। तो एक आप देखिए कि पूरा माहौल बदल गया और इसने केंद्र सरकार की फजीहत कर दी, क्योंकि केंद्र सरकार अब परस्पर विरोधी बयान देने पर आमादा हो गया है। कभी कहता है कि उसने कहा था कि राज्य सरकारें इस खर्चे को वहन करेंगी, जबकि राज्य सरकारें बार बार ये कह रही हैं कि केंद्र सरकार को ये खर्चा वहन करना चाहिए। फिर केंद्र सरकार ने कहा कि 85% तो इस खर्च का केंद्र सरकार वहन कर रही है, हालांकि इसका कोई आदेश उसने अभी तक नहीं दिया था। यानी 15% वो राज्य सरकारों पर डालना चाहती थी। खैर, वो तो बड़ा छोटा अमाउंट होता, लेकिन कुल अमाउंट भी बहुत बड़ा नहीं था, 100 करोड़ का अमाउंट था, और केंद्र सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो मजदूरों के प्रति क्या रवैया रखती है, उसकी संवेदनशीलता का स्तर क्या है, वो उसको मानवीय ढंग से देख रही कि नहीं देख रही। मजदूरों का पूरी अर्थव्यवस्था में, देश के निर्माण में क्या रोल है, क्या उसको वो समझ पा रही है, या थैली शाहों की गोदी में बैठकर वो थैली शाहों के बारे में ही सोचती रहती है, उनको तमाम तरह की रियायतें देती रहती है, छूटें देती रहती है, और जब मज़दूरों की बारी आती है तो उनसे 400, 500, 700 रुपये किराया वसूलती करती है। तो ये बहुत ही एक बड़ा विरोधाभास है, जो कि सुब्रमण्यम स्वामी के बयान से भी दिख रहा है। और भी नेताओं ने कहा, सीताराम येचुरी ने भी कहा है कि विदेशों से
मुफ्त में फ़्लाइट में बिठा के लोगों को लाया गया, लेकिन हमारे मज़दूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, वो बहानेबाजी कर रही है। अब देखिए कि मज़दूरों का क्या दोष था। ये आपने 4 घंटे की नोटिस पर एक लॉकडाउन लगा दिया था, ना वो घर जा सकते थे। बहुत सारे मज़दूरों ने तो फिर भी हिम्मत की और पैदल साइकिल से जैसे भी हो निकल पड़े। बहुत सारे मज़दूर रास्ते में जान गंवा बैठे और तमाम तरह की दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा। बहुत सारे भुखमरी के भी शिकार हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये चिंताएं केंद्र सरकार के दिमाग में नहीं है, उसकी प्रायोरिटी में नहीं है, उसकी प्राथमिकता कुछ और है। साफ जाहिर है कि ना तो उसने मज़दूरों को उस समय सहयोग दिया, उसके बारे में सोचा, फिर उन तक राहत भी नहीं पहुंची। अभी तक केंद्र सरकार गाल बजा रही, लेकिन उन तक राहत भी नहीं पहुंची। और अब ये एक मौका था जब उनकी वापसी में थोड़ा सहयोग कर सकती थी, तो उसमें भी उसने इस तरह से खेल करने की कोशिश की। बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। और निश्चित रूप से ये जो पूरा सोनिया गांधी ने जो काम किया है, इसकी वजह से वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है, बेनकाब हो गई है। लोगों को पता चल गया है कि केंद्र सरकार का रवैया मज़दूरों को लेकर कैसा है। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्र सरकार ने जैसे ही शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी, देश भर में शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई। इसमें काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने मास्क तक नहीं पहना था। अब इन शराब खरीदने के लिए जो लोग आए थे, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा, मास्क भी नहीं पहने थे, ग्लव्स भी नहीं पहने थे। यानी जो भी एहतियात बरतने थे वो सब छोड़ के शराब की दुकान पर टूट पड़े। भारी संख्या में लोगों के जुटने से पुलिस को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और कई जगहों पर लाठीचार्ज तक करने पड़ा। दिल्ली में कई शराब की दुकानों को बंद करना पड़ा क्योंकि वहां लोग बिल्कुल भी नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। अराजक भीड़ को देखते हुए यही आशंका पैदा होती कि संक्रमण को रोकना अब कितना मुश्किल हो जाएगा। तो सरकार ने शराब की दुकानों को क्यों चुना, क्यों उनको खोलने का इरादा किया, और अगर ये उसकी योजना था कि राजस्व चाहिए राज्य सरकारों को भी, केंद्र सरकार को भी, अगर ये वो चाहती थी तो फिर उसको ये अनुमान लगाना चाहिए था कि यहाँ किस तरह की भीड़ जुट सकती है, कैसे लोगों को अगर शराब चाहिए भी तो कैसे उनको मिले, सारी सुरक्षाओं के मद्देनज़र रखते हुए। तो ये सब उसने नहीं किया, कोई तैयारी नहीं की गई। ये ऐसा भी हो सकता था कि जैसे कुछ जगहों पर हुआ भी है कि होम डिलीवरी के ज़रिए आपको शराब आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी, इस तरह का भी हो सकता था। तो जो हमने लॉकडाउन से कमाने की कोशिश की थी, जो हमने कोरोना से लड़ाई में हासिल करने की कोशिश की थी, उसको इस तरह के उपायों से केंद्र सरकार बिल्कुल बर्बाद किए दे रही है, उस पर पानी फेरे दे रही है। अगर इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा, बड़े पैमाने पर उल्लंघन होगा, मतलब हज़ारों की तादाद में लोग घर से आकर जगह जगह लाइन लगा रहे हैं, सुरक्षा का ध्यान नहीं रख रहे हैं, और फिर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, दुकानें बंद करवानी पड़ रही हैं, तो ये सारी जो आकलन होना चाहिए था सरकार के स्तर पर, लगता है कि वो इस मामले में शून्य है। कोई तैयारी नहीं, कोई आकलन नहीं, और उसके नतीजे हम देख रहे हैं कि किस तरह से सामने आ रहे हैं। ये तो अभी शराब की दुकानों का मामला, अभी तो और भी जगह जगह जिस तरह से हम लॉकडाउन को में रिलैक्सेशन दे रहे हैं, उससे बहुत जगह इस तरह की मुसीबतें, चैलेंजेस सामने आने वाले हैं। क्या हमारी सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की सरकारें, उसके लिए तैयार हैं? और अगर नहीं हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के जो नाम से वो टूटेंगे, और कोरोना के मामले जो वैसे भी अब लगातार बढ़ रहे हैं, उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में मज़दूर भी दूसरे शहरों से अपने गांव घर की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ भी ये सोशल डिस्टेंसिंग के चैलेंजेस होंगे। तो कुल मिलाकर ये जो लॉकडाउन से निकलने की जद्दोजहद है, वो बड़ी ही चुनौतीपूर्ण है। बहुत इसमें ख़तरे हैं, आशंकाएं हैं, और इस तरह के उपायों से, इस तरह की दुकानों को खोलने से वो आशंकाएं बढ़ रही हैं। और आइए अब आज की तीसरी सबसे बड़ी खबर लेते हैं। ये हालांकि है तो बाहर से, लेकिन सीधे जुड़ी हुई है जो कुछ हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है। संयुक्त अरब अमीरात UAE में सोशल मीडिया पर इस्लामोफोबिक संदेश पोस्ट करने को लेकर 3 भारतीयों की
को नौकरी से निकाल दिया गया अथवा उन्हें निलंबित कर दिया गया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन पहले ही खाड़ी देशों में मौजूद भारतीय राजदूत ने प्रवासियों को सोशल मीडिया पर इस तरह के भड़काऊ संदेश डालने को लेकर चेताया था। वहीं 20 अप्रैल को भारत के पूर्व राजदूत पवन वर्मा ने भी भारतीय प्रवासियों को ऐसे व्यवहार न करने के लिए कहा था। तो बार बार वहाँ जो बसे हुए हैं खाड़ी के देशों में जो हिंदू हैं, वो उनमें से बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो हिंदुत्ववादी हैं, उग्र हिंदुत्व का सहारा लेते हैं, मुसलमानों के प्रति नफरत और घृणा और हिंसा का भाव रखते हैं। वहाँ इस तरह के संगठन भी सक्रिय हैं जो इस तरह की राजनीति, जो भारत में हिंदुत्व की राजनीति है, उसको वहाँ पर फैलाने की कोशिश करते हैं। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर बैठते हैं जो उनके लिए बहुत नुकसानदेह होगी और भारत और जो ये देश हैं उनके साथ संबंधों में भी बिगाड़ लाएगी। तो ये कुछ पोस्ट भड़काऊ किस्म के डाले थे और उसमें वहाँ की सरकारों ने कड़े कदम लेने शुरू कर दिए हैं। ये एक संकेत है कि आने वाले दिनों में अगर वहाँ रह रहे भारतीय, ख़ासतौर से हिंदू, अगर नहीं चेते और उन्होंने इस तरह के अभियान जारी रखे तो एक बड़ा कहना चाहिए कि उन पर वार वहाँ की सरकारें कर सकती हैं, उनको नौकरी से हटा सकती हैं, उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उन्हें वापस भेजा जा सकता है। तो ये एक जोखिम तो एक ये होगा। दूसरा, जो हम खाड़ी के देशों के साथ भारत के रिश्ते हैं उनमें खटास आएगी और वो रिश्तों टूटने से, खटास आने से हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नुकसान होगा, क्योंकि भारत की छवि एक तरह से अब बनती ही भी जा रही है कि यहाँ इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और उसमें केंद्र सरकार का भी रोल है। राज्य सरकारें भी बहुत सारी ऐसी हैं जो इस तरह की राजनीति में मुब्तला हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जहर उगला जा रहा है, जो उगलने वाले हैं, संगठन हैं, व्यक्ति हैं, उनको संरक्षण भी दिया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बिगड़ेगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि भारत से ही वहाँ जो रह रहे हैं हिंदू, उनको एक कड़ा मैसेज जाए कि वो इस तरह की हरकतों से बाज आएँ, इस तरह की चीज़ों में शामिल ना हो, अन्यथा ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है उनके देश का भी और उनका अपना भी। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आज की चौथी खबर, गुजरात के सूरत शहर में घर जाने को उतावले प्रवासी मजदूरों और पुलिस में आज फिर भिड़ंत हो गई। सूरत के वडोदरा इलाके में सोमवार को हज़ारों की संख्या में मजदूर सड़कों पर आ गए और अपने राज्य वापस जाने की मांग करने लगे। इसके बाद पुलिस से उनका टकराव शुरू हो गया। मजदूरों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोलों का उपयोग करना पड़ा। सूरत में पहले भी कई बार ये मजदूर घर जाने की आस में सड़कों पर उतर चुके हैं। खबर है कि राज्य के विभिन्न इलाकों में काम करने वाले करीब 20 लाख प्रवासी मजदूरों ने घर जाने के लिए पंजीकरण कराया है। तो ये हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 हफ्तों से लगातार सूरत में और 1-2 और शहरों में वहाँ जो प्रवासी मजदूर हैं, दूसरे राज्यों के जो नागरिक हैं, लोग हैं, वो वहाँ से वापस लौटने के लिए ज़िद कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की राज्य सरकार उनके लिए ठीक से इंतज़ाम नहीं कर पा रही है। उन्हें खाने पीने रहने का ठीक से माहौल नहीं दे पा रही है, आश्वस्त नहीं कर पा रही है कि उन्हें ठीक ढंग से चिकित्सा मिलेगी। और आप ये भी जानते हैं कि गुजरात में कोरोना बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और वहाँ मृत्यु दर 5.8% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये मृत्यु दर केरल में आप सोचिए कि 0.83% है, तो कितना गैप है मृत्यु दर में। तो गुजरात में जिस तरह से वो वहाँ की सरकार कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पा रही, इससे उनके अंदर और भय बढ़ गया होगा और वो सब भागने पर आमादा हैं। ये ज़रूरी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, चूँकि दोनों जगह बीजेपी की सरकारें हैं, बीजेपी के नेता हैं, केंद्र में तो 2 बड़े नेता गुजरात से ही आते हैं, उन्हें ये देखना चाहिए कि इन मज़दूरों को जो इस तरह से बेचैन हो रहे हैं, इस तरह से आपक हो रहे हैं, पुलिस के साथ मुठभेड़ करने पर आमादा हो रहे हैं, उनको कैसे आश्वस्त किया जाए और कैसे उनको जल्द से जल्द उनके राज्यों में वापस भेजा जा सके। जो लोग रह रहे हैं उनको कैसे ठीक ठाक ढंग से प्रोटेक्शन दिया जाए, मदद की जाए, इसका भी इंतज़ाम उन्हें देखना चाहिए। ये बहुत बड़ी बदनामी है राज्य सरकार की भी, उस गुजरात मॉडल की भी, जिसकी बहुत ही तारीफ़ें की जाती थीं, हालांकि झूठी तारीफ़ें की जाती थीं।
एक तरह का झांसा था वो, लेकिन उस गुजरात मॉडल के पोल अब धीरे धीरे और भी तेज़ी से खुल रहे हैं। इस कोरोना संकट ने और भी ज़्यादा एक्सपोज कर दिया है गुजरात सरकार के दावों को, जो पिछले 15-20 साल से वहाँ प्रगति के दावे, विकास के दावे किए जाते रहे हैं। अब वो लग रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि बहुत बड़ा झूठ थे। लेकिन जो भी है, इन मज़दूरों की समस्याओं को गंभीरता से, संवेदनशीलता के साथ समझना चाहिए राज्य सरकार को और त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। अब उसमें ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा हिंसक होने पाए तो उसके परिणाम बहुत ही ख़राब निकल सकते हैं। और आइए अब आज की आखिरी खबर लेते हैं। सरकार ने लॉकडाउन में ढील देते हुए इंडस्ट्री खोलने की सशर्त छूट दी है, लेकिन प्रवासी मजदूरों के अपने घरों की ओर पलायन से औद्योगिक जगत की नींद उड़ गई है। उनके सामने अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि श्रमिकों के जाने से इंडस्ट्री कैसे चलेंगी। इसी कड़ी में पंजाब से घर वापसी के लिए 6,10,000 लोगों ने महज 3 दिन में आवेदन किए हैं और इनमें से 90% प्रवासी मजदूर हैं। इसके बाद से सरकार औद्योगिक जगत के साथ साथ सूबे के किसान भी गहरी चिंता में हैं कि प्रवासी मजदूरों के बगैर धान की रोपाई कैसे होगी। राज्य उद्योग के विभाग के अनुसार पंजाब में लगभग 2.5 लाख उद्योग हैं और इनमें 14 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर काम करते हैं। कई मजदूर बरसों से स्थायी तौर पर यहीं रहते थे। ये समस्या केवल पंजाब के सामने नहीं है, बल्कि मुंबई, गुजरात, दिल्ली तथा और तमाम उन बड़े शहरों में है जहां पर उद्योग धंधे हैं और बाहर के मजदूर काम कर रहे हैं। तो एक बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। अब पता नहीं केंद्र सरकार को इसका अनुमान है, अंदाज़ा है कि नहीं है, कि वो अर्थव्यवस्था को फिर से गति देने की कोशिश करना चाहती है कि दुकान और जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उनको गति मिले, उद्योग धंधे फिर से शुरू हों। लेकिन जब उद्योग धंधों में काम करने वाले मजदूर ही नहीं होंगे तो उद्योग धंधे कैसे चलेंगे। अगर खेतों पर काम करने वाले मजदूर वापस अपने घरों में लौट जाएंगे, और पंजाब जैसे राज्यों की निर्भरता तो बहुत ज़्यादा है बाहर के यूपी और बिहार के मजदूरों पर, क्योंकि वही एक तरह से खेती के जो भी मेहनत मजदूरी के काम हैं वही लोग करते हैं। धीरे धीरे पूरी तरह से पंजाब के किसान उन पर निर्भर करने लगे हैं। तो वहाँ खेती कैसे होगी, ये चिंता बढ़ गई है। फिर उद्योग धंधों में भी बड़े पैमाने पर लोग काम कर रहे हैं, प्रवासी मजदूर, उनकी भी वापसी हो रही। तो अब ये कब लौटेंगे, नहीं लौटेंगे, तब तक उन उद्योग धंधों का क्या होगा, खेती का क्या होगा। और यही पूरे देश भर में जहाँ जहाँ से प्रवासी मजदूर वापस लौट रहे हैं उनका हाल है। ये असल में उन राज्यों की विफलता भी है जो उनको आश्वस्त नहीं कर पाए, जो उनकी मदद नहीं कर पाए इस आड़े वक्त में। और जब उनको भरोसा नहीं हुआ कि उन राज्यों की सरकार उनकी देखरेख कर सकती है, तो उन्हें लगा कि उन्हें वापस लौट जाना बेहतर होगा उनका, और इसलिए वो एकदम से बेचैन होकर वापस लौटने पर आमादा हैं। तो जितनी जल्दी हो सके वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वापस जाने के लिए। और ये बड़ी चिंता की बात है, उन राज्यों के लिए तो है ही, केंद्र सरकार के लिए भी बहुत चिंता की बात है, क्योंकि अब अर्थव्यवस्था जिस गड्ढे में घुस गई है वहाँ से निकालना एक बड़ी टेढ़ी खीर है, बड़ी चुनौती है। और अगर मजदूर वहाँ से हट जाते हैं तब तो एक और बड़ी समस्या सामने खड़ी हो जाती है। वो उद्योग धंधे फिर से शुरू भी नहीं हो सकते हैं, अपना उत्पादन भी प्रारंभ नहीं कर सकते। और अभी जो नए आंकड़े आए हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के, कोर सेक्टर के, वो बहुत ही निराशा पैदा करने वाले हैं। और उसमें ये जो पक्ष और जुड़ रहा है मजदूरों की वापसी का, वो बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर रहे हैं। तो मित्रों, ये था आज का सुनिए सच और आज की बड़ी खबरों का विश्लेषण। कल हम फिर हाजिर होंगे कल की बड़ी खबरों के साथ, उनका विश्लेषण करने के लिए। हमें उम्मीद है कि सुनिए सच में आप और हम कल फिर मुखातिब होंगे। तो तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।